नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। खबर दिल्ली से है। हरियाणा में हार और जम्मू कश्मीर में खराब परफॉर्मेंस के बाद कांग्रेस पर उसके अलायंस पार्टनर प्रेशर बना रहे हैं, तो वहीं हरियाणा में हैट्रिक के बाद बीजेपी कैंप में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। दोनों के बीच मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर हुई। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। सीएम सैनी ने हरियाणा की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और नई सरकार के गठन पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मुलाकात पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट हुई है। हरियाणा में हमारी जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया है। मैंने प्रधानमंत्री को कहा है कि उन्हें हरियाणा के लोगों को बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, जिसके परिणाम है कि तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बन रही। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को दोबारा बेहतर बनाने की अहम रोल निभा सकती है। चीन के करीबी माने जाने वाले मोहम्मद मुइज़ू के चलाए इंडिया आउट कैंपेन के 10 महीने बाद उनकी भारत यात्रा काफ़ी मायने रखती है। इस कैंपेन के जरिए मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की गई है, जिसके बाद तनाव काफ़ी बढ़ गया है और भारतीय सैलानियों ने बड़ी तादाद में मालदीव जाना बंद कर दिया था। मुइज़ू की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को नए सिरे से कायम करने और सहयोग बढ़ाने की कोशिश के संकेत है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को दोबारा बेहतर बनाने में अहम रोल निभा सकती है। चीन के करीबी माने जाने वाले मोहम्मद मुइज़्ज़ू के चलाए इंडिया आउट कैंपेन के 10 महीने बाद उनकी भारत यात्रा काफी मायने रखती है। इस कैंपेन के जरिए मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की गई, जिसके बाद तनाव काफी बढ़ गया और भारतीय सैलानियों ने बड़ी तादाद में मालदीव जाना बंद कर दिया था। मुइज़्ज़ू की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को नए सिरे से कायम करने और सहयोग बढ़ाने की कोशिशों का संकेत है। This current state visit, what we are seeing is Muizu is being accompanied with around a delegation of 50 members, and there has been a subsequent change in how Muizu thinks of Maldives' foreign policy, right? So this in itself, especially with all the positive signals that India was giving with continued assistance, replacing Indian military with the civilian experts, offering more and more assistance, continuing with loans, continuing with high impact community development projects. So these were certain positive signals that India continued to send Muizzu's administration despite them having close relations with China. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत के दौरान व्यापार, आर्थिक मदद और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। मुइज़्ज़ू ने मालदीव की वित्तीय मुश्किलों को लेकर भारत की समझ को माना और भारत के सहयोग पर भरोसा जताया। भारत के 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिलीफ पैकेज और सैनिकों की वापसी ने दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने में अहम रोल निभाया। Perhaps in the coming days, when the economy might reach a normal state, we might see Maldives continuing to balance between India and China, perhaps sometimes more favorably towards China, perhaps sometimes more favorably towards India. But I think this is a norm that all South Asian countries follow, and I don't think Muizu is an exemption to it. But I do really doubt if he's ever going to come out and say that we also have an India first policy, because his whole narrative and his whole domestic voter base is built on the fact that he wants to make have a Maldives first policy. भारत से संबंध सुधारने की कोशिशों के बावजूद मालदीव के चीन के साथ मजबूत व्यापार और रक्षा संबंध बरकरार हैं। इस वजह से उसके विदेशी संबंधों में नाजुक बैलेंस बना हुआ है। हालांकि भारत के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने वाले मालदीव के मंत्रियों का इस्तीफा और मुइज़्ज़ू की मौजूदा भारत यात्रा नई उम्मीदें जगाती है। मुइज़्ज़ू का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव आने का न्योता देने जैसे हाई लेवल एक्सचेंज भारत और मालदीव के बीच गहरे सहयोग की संभावना को बताता है। भिंड से खबर है। किसान ठगने वाले गिरोह का
गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों की ठगी करने वाले 2 गिरोह को सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। किसानों के रुपए डबल करने के नाम पर की थी ठगी। किसानों के रुपए डबल करने के नाम पर की थी ठगी। 31 किसानों को बनाया गया था अपना निशाना। हमीरपुर से खबर है, जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने किया पैदल गश्त। आगामी त्योहारों को देखते हुए एसपी दीक्षा शर्मा भी शामिल, भारी पुलिस फोर्स के साथ गश्त किया। आगामी त्योहारों को देखते हुए दीक्षा शर्मा भी शामिल, भारी पुलिस फोर्स के साथ गश्त कर संदिग्धों से की पूछताछ। आम जनमानस को सुरक्षा का दिलाया एहसास। भारी पुलिस फोर्स के साथ गश्त कर संदिग्धों से की पूछताछ। देवी पंडालों पर जाकर कमेटी के सदस्यों से की वार्ता। लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 19,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कुल जुर्माने की रकम 1,95,000 जमा की जाएगी, जिसका आधा जियाउल हक की पत्नी को दिया जाएगा। कोर्ट ने 5 अक्टूबर को 10 लोगों को दोषी करार दिया गया। 11 साल पहले कुंडा में सर्किल ऑफिसर जियाउल हक की लाठी डंडों से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबी ग्राम प्रधान गुलशन यादव पर लगा था। सभी दोषियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। दोषियों में फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम, सरोज राम, लखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल शामिल हैं। सभी को बुधवार कोर्ट में पेश किया गया। 2 मार्च 2013 को कुंडा में हुई इस घटना के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था। मामले की जांच के दौरान रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया उनके करीबी ग्राम प्रधान गुलशन यादव को क्लीन चिट मिल गई थी। हालांकि इस मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलके में काफ़ी हलचल थी। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आज सजा सुनाई गई। दो मार्च 2013 को सीओ कुंडा श्री जियाउल हक की हत्या जो है बलीपुर गांव में ग्राम वासियों ने कर दी थी, जिसका मुकदमा सीबीआई को मिला था। सीबीआई ने जांच के बाद अपना आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें 4 दिसंबर को प्रधान के परिवार वाले व समर्थकों को अदालत ने दोष सिद्ध किया। आज जो है सजा के पृष्ठ पे सुनवाई होनी थी और 302 और 149 में सभी अभियुक्तों को दोषी माना गया। दोष सिद्ध करते हुए 302 और 149 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। नवरात्र एवं दीपावली त्योहारों पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु फर्रुखाबाद के खाद्य सुरक्षा एवं प्रशासन विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के दौरान अभी तक लगभग 25 से अधिक खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर जांच में भेजे जा चुके हैं। के न्यूज़ के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के बारे में वार्ता करने के फर्रुखाबाद के सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय अजीत कुमार ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी निर्देशानुसार नवरात्र एवं दीपावली त्यौहार पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय व प्रभावी रोकथाम हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय प्रधान के कुशल नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण कुमार मिश्र, शिवदास सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र रावत व विनोद कुमार द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के यहां अचानक छापेमार कार्रवाई कर खाद्य पदार्थों की जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के दौरान मिष्ठान भंडार पर खुले में रखे पाए गए समोसा व रसगुल्ला आदि खाद्य पदार्थों को तत्काल ही मौके पर नष्ट कर दिया गया। देखिए, नवरात्रि के पर्व और दीपावली आने वाली
दशहरा सबको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग 23 तारीख से ही निरंतर जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर टीमें गठित हैं और कार्रवाई चल रही है। विशेषकर जो नवरात्रि के दृष्टिगत हम लोगों ने 23 नमूने अभी तक लिए हैं, जिनमें बड़े प्लांट की हैं, एक निर्माण इकाई का भी नमूना लिया गया, वहाँ से भी नमूने उठाए गए हैं, तेरह पकाने के प्लांट को भी लिए गए हैं और कच्चे के आटे के काफ़ी संतुलित किए गए हैं, जहाँ जहाँ भी हमें लगा कि इनकी गुणवत्ता में संदेह। इसके अतिरिक्त हम लोग ने पनीर के नमूने ढाबों रेस्टोरेंट सबकी चेकिंग की है और ये अभियान हमारा 30 तारीख तक निरंतर चलता रहेगा। फर्रुखाबाद कायमगंज के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा सीपी चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से बार एसोसिएशन फतेहगढ़ सभागार में किराए गए जा रहे जीर्णोद्धार के उपरांत बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में के दौरान उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने जनपद न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय, जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी व बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर सिंह के साथ बार एसोसिएशन फतेहगढ़ सभागार पहुंचकर नवनिर्मित सभागार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय का उद्घाटन किया तथा वहां पर स्थापित एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राय साहब बाबू गेंदन लाल कटियार व महासचिव बाबू ब्रजनंद लाल की प्रतिमाओं का भी अनावरण किया। हमीरपुर जिले में चलती कार में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्यारा महिला का सगा भाई है। उसने बहन बहनोई और उनके पूरे परिवार को मारने की साजिश रची थी। इसके लिए उनसे 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। आरोपी बहन से नफरत करता था। नफरत की वजह उसकी मर्जी के खिलाफ शादी थी। बहन ने 2009 में अपने भाई के साले से शादी कर ली थी। इस बात से आरोपी अपमानित महसूस कर रहा था। 15 साल से वह बहन को मारने का प्लान बना रहा था। जरिया पुलिस ने गोहांड में मुख्य आरोपी और एक अन्य को गिरफ्तार किया। चलती कार में की थी पूरे परिवार को मारने की कोशिश। ये घटना 22 सितंबर की है। पुलिस ने 15 दिन बाद बुधवार को खुलासा किया है। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 के टोल प्लाजा पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की गुंडगी आई है सामने। इनायतपुर एक्टोरिया टोल प्लाजा पर की गई तोड़फोड़, बैरियर तोड़कर वाहन मुफ्त निकाले। दबंगों ने टोल प्लाजा पर कब्जा कर वाहनों को मुफ्त निकलाना, टोल कर्मियों से मारपीट की और वसूली की घटना टोल प्लाजा के सीसीटीवी में कैद हो गई। किसान यूनियन टोपी लगाए दिखाई दिए दर्जन भर दबंग। यूपी सरकार के दबंग दे रहे खुलेआम चुनौती। कानपुर की चर्चित सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। नसीम सोलंकी पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है, जिनकी टिकट को लेकर पहले से कयास लगाए जा रहे थे। टिकट के नाम पर अंतिम मोहर उन्हीं के नाम पर अखिलेश यादव लगाएंगे। बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें कानपुर की सीसामऊ सीट भी शामिल है। बुधवार को सपा ने सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उनके नाम पर मुहर पहले ही लगा दी थी। नसीम के कंधों पर सोलंकी परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी है। पूर्व विधायक हाजी मुश्ताक सोलंकी की बहू और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को सपा ने सीसामऊ सीट से उतारा है। इरफान सोलंकी सीसामऊ सीट से लगातार तीसरी बार विधायक बने थे, लेकिन जांच आगजनी मामले में कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनकी विधायकी चली गई थी। सबसे पहले तो राष्ट्राध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हम पे इतना बड़ा भरोसा दिखाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद विधायक जी है नहीं, ये खुशी मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। ये चुनाव की जिम्मेदारी जो आई है सिर्फ ये विधायक जी का ही चुनाव हो, उन्हीं की वजह से आज हमको यहाँ पर आना हुआ है। अगर वो होते तो हमें ज़रूरत ही नहीं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बाकी जो है ये सब लोग हैं साथ में, इन्हीं लोग को देखना है और जो हम मेहनत हमसे जितनी हो सकेगी हम उससे ज़्यादा करेंगे
और इंशाल्लाह इस सीट को जीतने की पूरी पूरी कोशिश आएगी। नहीं अब चुनाव जब आगे बढ़ेगा तो उसकी जो है रणनीति ये लोग तय करेंगे, वैसे ही काम होगा। खबर लखनऊ से, जहां राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने लोक बंधु अस्पताल स्थित वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने सेंटर के कामकाज पर संतोष जताते हुए कहा कि तमाम चीजें बेहतर मिली है। वन स्टॉप सेंटर महिलाओं की बेहतरी के लिए प्रयास कर रहा है। बड़ी कंपनियां के साथ समन्वय और महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। इसके लिए कंपनी महिलाओं को प्रशिक्षित कर नौकरी दे रही है। होटल मैनेजमेंट कोर्स करने पर अच्छी सैलरी की जॉब मिलती है। इसी तरह पार्लर, पेंटिंग व सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण प्राप्त करने को महिलाएं जागरूक दिखाई दे रही हैं। सब कुछ अच्छा ही है और यहाँ मैंने जो निरीक्षण किया उसमें मुझे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट मिला है। कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि यहाँ ये चीज़ नहीं है करने के लिए। देखिए वैसे तो ये लोग खुद ही कोशिश कर रहे हैं, जैसा अभी आपने देखा कि यहाँ बहुत सारी कंपनी, मतलब सबसे अच्छी बात ये है जो मैंने यहाँ देखी कि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों से ये टाई अप किए हुए हैं कि जो यहाँ आती हैं और प्रशिक्षण देती हैं और उनको खुद ही वो नौकरी पर रख रही हैं। तो और इससे अच्छी बात क्या होगी, मुझे लगता है कि ये जो लिंक है बहुत अच्छा है। खबर उन्नाव से, जहां पहुंचकर वन मंत्री ने औचक निरीक्षण कर विभाग द्वारा वृक्षारोपण अभियान के तहत रोपे गए पौधों की हकीकत जानी है। प्रदेश सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान पर अमल कराया था। राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार अभियान की हकीकत पर रखने नवाबगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुकूर पहुंचे। यहां विभाग ने करीब 12,500 पौधे रोपित कराए थे। इसके लिए विभाग ने ग्राम पंचायत की भूमि पर वनीकरण करा रखा है। राज्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में 20 जुलाई से शुरू हुए अभियान के पहले ही दिन जन सहभागिता से 36.6 करोड़ पौधे रोपे गए थे। उन्हें सिरसा ग्राम पंचायत ने वर्ष 2022 में कराए गए पौधारोपण की धांधली की जांच करने का आश्वासन दिया। बीस जुलाई से हमारा वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वृक्ष लगाने में बहुत ज़्यादा उन्होंने तत्परता दिखाई और पूरा विभाग लगा। सभी विभागों के सहयोग से, सभी मंत्रियों के सहयोग से हम 36.6 करोड़ पेड़ सिर्फ 20 जुलाई को ही लग गए थे। हम देखने निकले हैं कि जो पेड़ लगाए गए माँ के नाम पे वो सब ठीक है या नहीं। और हम हर एक से जिन्होंने पेड़ लगाया उनसे यही कहते हैं, जो पेड़ आपने लगाया है एक बार उस पेड़ को जाके देख लो, पेड़ ठीक है या नहीं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिला विद्यालय निरीक्षक सांसद का पैर छूते वीडियो वायरल हो गया। मंडली खेलकूद रैली के शुभारंभ के दौरान सांसद का पैर छूते वीडियो में दिखाई दे रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक सोमारू प्रधान है। सांसद जगदम्बिका पाल को बुके देने के दौरान सोमारू प्रधान पैर छूते दिखे। जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा सांसद के पैर छूने का वीडियो जिला में चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो एक दिन पुराना बताया जा रहा है। शौहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के छतहरी मैदान में मंडली खेलकूद रैली के शुभारंभ करने पहुंचे थे सांसद। कौशाम्बी शासन स्तर पर CIMS पोर्टल पर जनपद में कराए जा रहे 1 करोड़ के ऊपर के निर्माण कार्य की समीक्षा लगातार जारी है, जिसके बाद क्रम में जिलाधिकारी मधुसूदन हुगली द्वारा जनपद स्तर पर संचालित योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति जानी। जिलाधिकारी द्वारा निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय सिराथू का निरीक्षण किया गया। खबर बाराबंकी से, यूपी माध्यमिक शिक्षकों संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने धरना दिया। 11 सूत्री मांगों पर अड़े कर्मचारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में डेरा डाला। कर्मचारियों की शिक्षक पदों पर पदोन्नति, राजकीय कर्मचारियों के सम्मान, अवकाश का भुगतान व चिकित्सा सुविधा सहित अन्य मांगों पर कर्मचारी धरना दे रहे हैं।
प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर एवं प्रदेशीय मांग एवं जनपदीय मांगों को लेकर रखा गया है। मैं श्री कैलाश सोनी, प्रदेश मंत्री संरक्षक बाराबंकी, हमारी प्रदेशीय मांग में प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्य से 76 कर्मचारियों जो अर्हताधारी हैं, ये में बीएड हैं, उनको शिक्षक पद पर पदोन्नति की जाए। 300 दिन का उपार्जित अवकाश का नकदीकरण राजकीय कर्मचारियों को मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। जो इस मांग कम 10 वर्षों से लंबित चल रहा है, तत्काल उसको उसके साथ यूपी के पीलीभीत में महंत योगी शांतिनाथ के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को समाधि दी गई। इस मौके पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह और बरखेड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, बिसलपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक विवेक वर्मा और पूर्व मंत्री रामचरण वर्मा थाना दुर्गापुर के न्यूरोपुर मुड़िया आश्रम पहुंचे। महाराज जी लगभग 1:30 बजे करीब हमारे अस्पताल में आए थे। एक स्पॉट एम्बुलेंस से लेकर आया गया था। उनका एग्जामिन मैंने करा था। संजीव जी, शांतिनाथ जी आज जो है ब्रह्मलीन हुए हैं, तो आप लोग पहुंचे हैं, कब से बीमार चल रहे थे, किस तरह का मामला है? देखिए, शांतिनाथ जी काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। बीच में हम देखने भी आए थे एक बार, और कल उनका आकस्मिक निधन हुआ है। हम सभी की संवेदना है। उन्होंने वास्तव में इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है, और जिस मठ पे आप मंदिर पे हैं, इसको संवारने में, सजाने में, और यहाँ स्थानीय ग्रामवासियों की बहुत मदद करते थे, सबके सुख दुख में बहुत सहभागी रहते थे। तो ऐसी पुण्य आत्मा के निधन पे हम सभी लोग दुखी हैं, और आज हम सभी की संवेदना है। पूज्य शांतिनाथ जी, योगी जी महाराज काफ़ी समय से लंबी बीमारी से ग्रस्त थे और उनका निरंतर इलाज चलता रहा। आज उन्होंने लगभग रात्रि 10 बजे ऐसा बताया गया है कि अंतिम श्वास ली, और बता तो उन्होंने 2-1 दिन पहले ही दिया था कि मैं 2-3 दिन में समाधि ले लूँगा। एक वो अच्छे योगी थे,